हेलो दोस्तों, अथक इकोनॉमिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9 का भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रथम अध्याय का अध्ययन कराएंगे। प्रथम अध्याय है पालमपुर गांव की कहानी। पालमपुर गांव की कहानी अध्याय की जो शुरुआत हुआ है उसमें अवलोकन अंतर्गत कहा गया है कि एक कहानी, पालमपुर गांव की कहानी का उदाहरण देकर के बताया गया है कि आर्थिक क्रियाएं क्या है, गैर आर्थिक क्रियाएं क्या है। इस कहानी का उद्देश्य उत्पादन से संबंधित कुल मूल्य विचारों से परिचय कराना है और ऐसा एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी के माध्यम से कर रहे हैं। पालमपुर में खेती मुख्य क्रिया है, जबकि अन्य कई क्रियाएं जैसे लघु स्तरीय, विनिर्माण, डेयरी, परिवहन आदि सीमित स्तर पर की जाती है। देखिए, पालमपुर गांव को एक काल्पनिक गांव मान लिया है इसमें, और इसमें बताया गया है कि इस पालमपुर गांव का जो मुख्य क्रिया है यानी कार्य है वह कृषि है, लेकिन लघु स्तरीय निर्माण के डेयरी का भी इसमें काम होता है, परिवहन का भी होता है और समिति स्तर पर भी इस सब का काम होता है। इन उत्पादनों की क्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है, यथा प्रकृति संसाधन, मानव निर्मित वस्तुएं, मानव प्रयास, मुद्रा आदि। यानी कहने का मतलब ये उत्पादन करने के लिए आपको अनेकों प्रकृति संसाधन, मानव निर्मित वस्तुएं, मानव प्रयास, मुद्रा, ये सब की ज़रूरत होता है। और इसी उदाहरण के पालमपुर के कहानी के सहायता से गांव में कुछ वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादित करने के लिए विभिन्न संसाधन किस प्रकार समायोजित होते हैं, इन सारी चीज़ों की जानकारी इस अध्याय में पालमपुर गांव के उदाहरण के साथ बताया गया है। जैसे आगे हम लोग चलते हैं, परिचय में दिया है, पालमपुर आस पड़ोस के गांव और कस्बों से भली भांति जुड़ा हुआ है। एक बड़ा गांव रायगंज पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। प्रत्येक मौसम में यह सड़क गांव को रायगंज और उससे आगे निकटतम छोटे कस्बे शाहपुर से जोड़ती है। इस सड़क पर गुड़ और अन्य वस्तुओं से लदी हुई बैलगाड़ियाँ, भैंसा बग्घी से लेकर अन्य कई तरह के वाहन जैसे मोटरसाइकिल, जीप, ट्रक और तक देखी जा सकता है। इसमें बताया से पालमपुर जो है एक सड़क से जुड़ा हुआ है। जो गांव है एक सड़क से जुड़ा हुआ है। उस सड़क से यानी बैलगाड़ी, भैंसा गाड़ी, मोटरसाइकिल, जीप, ट्रक इत्यादि जो है से आते जाते रहते हैं। फिर आगे कहता है इस गांव से विभिन्न जातियों के लोग लगभग 450 परिवार रहते हैं। यानी 450 परिवार का गांव है जिसमें अनेक जाति के लोग रहते हैं। गांव में अधिकांश भूमि के स्वामी उच्च जाति के 80% परिवार है। यानी पालमपुर गांव में जितने भी आबादी है 450 जाति के लोग हैं, इसमें से जो ज़्यादा भूमि है, अधिक भूमि है,
वह 80% उच्च जाति के लोगों के पास भूमि है। उनके मकान जिनमें कुछ बहुत बड़े बड़े ईंट और सीमेंट के बने हुए हैं, यानी वो जो बड़े भूस्वामी हैं जिनका ज़मीन जो है यानी आपको बड़ा है, अधिक है, उनका घर जो है से महल से है, बड़ा बड़ा ईंट से बना हुआ है, बड़ा सीमेंट से बना हुआ है। अनुसूचित जाति यानी जिसको कि दलित भी कहते हैं, दलित, अनुसूचित जाति को दलित भी कहते हैं। अनुसूचित जाति को आपको दलित भी कहा जाता है कि लोगों की संख्या गांव की जनसंख्या का 1/3 है। गांव की जनसंख्या का 1/3 है और वे गांव के एक कोने में काफ़ी छोटे घरों में रहते हैं, जिनमें कुछ मिट्टी और फूस के बने। अधिकांश के घरों में बिजली है। खेतों में सभी नलकूप बिजली से ही चलते हैं और इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के छोटे कार्यों के लिए भी किया जाता है। अब देखिए कहा गया है कि 80% जो उच्च जाति के परिवार है उसके पास ज़मीन बहुत है। अनुसूचित जाति के लोग 1/3 है। 1/3 कहने का मतलब क्या, 1/3। 1/3 यानी 100, अगर 100 पूरा जनसंख्या है तो उसमें 33 जनसंख्या आपको अनुसूचित जाति का देखने को मिलेगा। ये अनुसूचित जाति का जो घर है, इनका जो घर है, अनुसूचित जाति का घर जो है से फूस का है, झोपड़ी है, झोपड़ी हैं, आपको झोपड़ी है, टाट फूस का है, झोपड़ी है, टाट फूस का है। ये सब आप गरीब आदमी हैं, ये सब आपको देखने को उस गांव में मिलता है। लेकिन सबके घर में बिजली लगा हुआ है। अधिकांश के घर में जो है वहाँ पालमपुर के जो गांव घर है उसके सबके घर में बिजली का कनेक्शन है। नलकूप जो है वहाँ का जो पानी वाला जो पंप होता है वो बिजली से ही चलता है। इसका उपयोग जो है विभिन्न छोटे छोटे कार्य में भी किया जाता है। पालमपुर में अगर स्कूल की चर्चा किया जाए तो 2 प्राथमिक विद्यालय है, 1 हाई स्कूल है, गांव में एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी है और एक निजी औषधालय भी है। यह रोगियों का उपचार किया जाता है। तो पालमपुर में आपको एक प्राथमिक विद्यालय, हाई स्कूल और एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी आपको देखने को मिल जाता है। इस प्रकार से पालमपुर गांव का एक चित्र दिया हुआ है, इसको देख लीजिए। गांव का दृश्य कैसा है, रोड जा रहा है पालमपुर से सटा हुआ, बगल में खेतीबाड़ी कृषि प्रधान है और बस ट्रक ये सब भी जाता है और घर सब दिखाई दे रहा है। पर उपयुक्त विवरण से क्या निकलता है, इस विवरण से स्पष्ट है कि पालमपुर में सड़क परिवहन, इस विवरण से स्पष्ट है कि पालमपुर में सड़क परिवहन के साधनों, बिजली, सिंचाई, विद्यालय और स्वास्थ्य केंद्रों का पर्याप्त विकसित तंत्र है। यानी पालमपुर में यानी ये सब आपको मिलता है, यानी विकसित है। इन सुविधाओं की तुलना अपने निकट के गांव में उपलब्ध सुविधाओं से कीजिए। इसकी तुलना आप अपने आसपास के गांव से कर सकते हैं। इसकी तुलना आप अपने आसपास के गांव से कर सकते हैं। एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी हमें किसी भी गांव में विभिन्न प्रकार की उत्पादन संबंधी गतिविधियों के बारे में बताएगी। भारत के गांव में खेती उत्पादन की प्रमुख गतिविधि है। अन्य उत्पादन गतिविधियों में जिन्हें गैर कृषि कार्य कहते हैं। देखिए ये तो कृषि कार्य था ऊपर वाले, और गैर कृषि कार्य में क्या क्या किया जाता है सो देखिए। गैर कृषि कार्य में कहलाता है जैसे लघु विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी आदि शामिल है। यानी जो कृषि से रिलेटेड नहीं है, वैसा कार्य जो कृषि से संबंधित नहीं है उसको गैर कृषि कार्य कहते हैं। जैसे परिवहन यानी रोड में जो गाड़ी आता जाता है, सामान गाड़ी आता है, ये सब आपको गैर कृषि, दुकानदारी गैर कृषि कार्य हो गया। अन्य जो एक्टिविटी है मोबाइल, ऑटोमोबाइल, ये सब आपको गैर कृषि कार्य के अंतर्गत आते हैं। लघु विनिर्माण जैसे बिस्किट बनाना, शराब बनाना, ये सब आपको गैर कृषि कार्य के अंतर्गत आते हैं। अब इन बातों को जानने के बाद उत्पादन का संगठन
अब संगठन पर चर्चा करते हैं। संगठन क्या होता है उसकी बात हम लोग समझेंगे, अब हम लोग उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित करना है जिसके हमें आवश्यकता है। और उत्पादन का उद्देश्य क्या होता है? उत्पादन का उद्देश्य होता है कि क्यों उत्पादन करता है व्यक्ति, जिसको उसको आवश्यकता है। अगर आवश्यकता नहीं होगा उस वस्तु और सेवा का तो उत्पादन क्यों करेगा? तो जिसकी आवश्यकता होता है, जिस वस्तु की आवश्यकता होता है उसको वो उत्पादन करता है। वस्तु और सेवाओं के उत्पादन के लिए 4 चीज़ की आवश्यकता होता है। वस्तु यानी किसी भी चीज़ के उत्पादन के लिए, वस्तु हो या सेवा हो, इसको उत्पादन के लिए मुख्य रूप से 4 चीज़ों की आवश्यकता होता है। पहला आपको एक में होता है भूमि, तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन। भूमि कहने का मतलब अन्य प्रकृति से जुड़ा हुआ जो भी होता है, जो अन्य प्राकृतिक संसाधन, जल, वन, खनिज, ये सब आपको प्राकृतिक संसाधन। दूसरा हो सकता है श्रम, जो लोग काम करेंगे वो श्रमिक हो जाएगा, लेबर। कुछ उत्पादन क्रियाओं में जरूरी कार्यों को करने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे कर्मियों की ज़रूरत होती है। दूसरी क्रियाओं के लिए शारीरिक कार्य करने वाले श्रमिकों की ज़रूरत होती है। प्रत्येक श्रमिक उत्पादन के लिए आवश्यक श्रम प्रदान करता है। यानी कहने का मतलब प्रथम जो उत्पादन का प्रथम साधन जो है भूमि है। उत्पादन का जो प्रथम साधन है वह भूमि है। दूसरा साधन आपको श्रम है। तीसरा साधन जो है भौतिक पूंजी है। तीसरा साधन जो है पूंजी है। तीसरा साधन आपको पूंजी देखने को मिलेगा। अर्थात उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित कर कई तरह के आगत हैं। क्या आगत, एक शब्द आया है आगत। ये आगत क्या होता है उसको हम लोग समझेंगे। आगत यानी वैसी चीज़, वैसी वस्तु जिसके सहायता से हम किसी अन्य वस्तु का उत्पादन करते हैं, वही वस्तु आगत कहलाता है। जैसे अभी जस्ट हमने पढ़ा भूमि, श्रम, पूंजी, तो इसका होता है अंग्रेजी लैंड, लेबर, कैपिटल। एक होता है उद्यमिता होता है। तो ये होता है, ये उद्यमिता, ये 4-5 फैक्टर्स मिलके उत्पादन प्रक्रिया को संपादित करते हैं। जैसे देखिए बताया गया है तीसरी मतलब अर्थात उन प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित कई तरह के आगत है। क्या आप जानते हैं कि भौतिक पूंजी के अंतर्गत कौन कौन सी मदें आती है? अब देखिए भौतिक यानी कैपिटल के अंतर्गत क्या आएगा? औजार आएगा, मशीन, भवन, औजार तथा मशीनों में अत्यंत साधारण औजार जैसे किसान का हल, परिष्कृत मशीनें, जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर आदि आते हैं। औजार, मशीनों और भवनों का उत्पादन में कई वर्षों तक प्रयोग होता है और इन्हें अस्थायी पूंजी कहा जाता है। उसका कच्चा माल में क्या आता है उसको देख लेते हैं। कच्चा माल और नगद मुद्रा। ये देखिए उत्पादन में कई प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है, जैसे बुनकर द्वारा प्रयोग किया जाने वाला सूत, कुम्हारों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली मिट्टी, उत्पादन के दौरान भुगतान करने तथा जरूरी माल खरीदने के लिए कुछ पैसों की आवश्यकता होती है। कच्चा माल तथा नगद पैसों को कार्यशील पूंजी कहते हैं। औजार, मशीनों तथा भवनों से भिन्न ये चीज़ें उत्पादन क्रिया के दौरान समाप्त हो जाती है। अब देखिए आपको भौतिक पूंजी के अंतर्गत जो होता है एक अस्थायी पूंजी होता है, जैसे मशीन, औजार, ये सब उसका बार बार उपयोग कर सकते हैं। एक होता है आपको कच्चा माल। कच्चा माल के अंतर्गत जो भी कृषि से संबंधित है कच्चा माल जिसका उपयोग करते हैं, जैसे मिट्टी हो गया, आपको मिट्टी हो गया और अन्य बुनकर द्वारा प्रयोग किया सूत हो गया, यानी जो भी वगैरह जो कच्चा माल है कृषि से जो आता है उसको कहते हैं अस्थायी पूंजी, जो कि बार बार उसका आवश्यकता होता है, उसको उत्पादन में उसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपको
एक चौथाई आवश्यकता भी होती है। एक चौथी आवश्यकता क्या होता है? 3 तो हो गया। आपको स्वयं उपभोग हेतु बाजार में बिक्री हेतु उत्पादन करने के लिए भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी को एक साथ करने योग बनाने के लिए ज्ञान और उद्यम की आवश्यकता पड़ेगी। अब ध्यान दीजिए, ये जो आपको ये सब जो कीजिएगा, उत्पादन जो कीजिएगा, आपको तो बाजार में क्या होगा? बिक्री करने के लिए क्या करना पड़ेगा? भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी को एक साथ करके, इस सब के मिला करके आप उत्पादन कीजिएगा। और उत्पादन करने के बाद क्या? इसको बाजार ले जाइएगा, बाजार में बेचने के लिए ले जाइएगा। अब बाजार में बेचने के लिए कौन ले जाएगा? व्यापारी ले जाएगा। उद्यम प्रवृत्ति होगा, व्यापार की प्रवृत्ति होगी, उद्यम प्रवृत्ति होगी, व्यापार का नॉलेज होगा, तब जाकर इसको व्यापार में ले जाइएगा वहाँ बाजार में, और वहाँ इसका बिक्री कर दीजिएगा। मानव पूंजी के विषय में और अधिक अध्ययन हम अगले अध्याय में करेंगे। चित्र में उत्पादन के प्रयुक्त भूमि, श्रम और अस्थायी पूंजी की पहचान कीजिए। इस चित्र में देखिए, ये पहचान करना है, ये लैंड है, औजार है, कच्चा माल है, जैसे देखिए सूत है, ये सब आपको सब चीज़ दिखाने को, यानी कारखाने मशीनों पर कार्य करते हुए श्रमिक है, लैंड है। उत्पादन भूमि, श्रम और पूंजी को संयोजित करके संगठित होता है। उत्पादन भूमि, श्रम और पूंजी को संयोजित करके संगठित होता है, जिन्हें उत्पादन के कारक कहा जाता है। पालनपुर की कहानी को पढ़ने के क्रम में हम उत्पादन के प्रथम 3 कारकों के बारे में और अधिक सीखेंगे। सुविधा के लिए इन अध्याय में हम भौतिक पूंजी को ही पूंजी कहेंगे। सुविधा के लिए हम इस अध्याय में भौतिक पूंजी को ही पूंजी कहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।